डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इस चैप्टर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है टाइम डिपेंडेंसी। तो हम देखेंगे कि टाइम के लिहाज से जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है वो कैसे चेंज होते हैं। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड हैमिल्टोनियंस दैट डू नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। ओके, this means quantum statistics. Now in this chapter we are going to consider the approximation methods treating Hamiltonians that depends explicitly on time. तो अब हम जो हैमिल्टोनियन या वेव फंक्शन जो भी हम कैलकुलेट करेंगे that will depend on time. Example given: time dependent processes such as atomic transitions, means एटम में जो ट्रांजिशन होती हैं फ्रॉम वन लेवल टू दी अदर, तो अब इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है, राइट? सो दैट टाइम becomes as a time dependency for the wave function of the electron. इसी तरह से डिके प्रोसेस जो होते हैं, न्यूक्लियर डिके प्रोसेस जो होते हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्विंग टाइम, हाफ लाइफ आपने पढ़े होंगे और इस तरह की। दे आल्सो नीड टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी known as the quantum dynamics, means quantum mechanics in motion. So to study the structure of molecular and atomic system, we need to know how electromagnetic radiation interacts with these systems. As system absorbs or emits radiation, it undergoes transition from one state to another. ठीक है? So this chapter continues with a description of the selection rule and the spin photon. ये चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, बट लेट्स स्टार्ट विद द टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। सबसे पहले हमें जो वेव फंक्शन है वो टाइम पर डिपेंड करता है, या अगर करें तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, पहले हम उसको देखते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम। सो द टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट वेक्टर मीन्स साई ऑफ जीरो और साई ऑफ टी आई। जीरो मीन टाइम जीरो है, टी आई मीन ये कोई भी इनिशियल टाइम है ऑफ अ सिस्टम इज मैनेज्ड बाय द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, हमने पहले पढ़ी हुई है। आयोटा एच का पार्शियल साई और पार्शियल टी इज इक्वल टू एच साई, या एच साई इज इक्वल टू ई साई होता था, और ये ई की वैल्यू है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। सो ये जो है वेव फंक्शन, अब इसको उन्होंने लिख दिया टी के लिहाज से। सो दिस इज टी एंड दिस इज आल्सो टी, राइट? तो अब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई है, यानी कि उसकी जनरल फॉर्म है बेसिकली। सो वेयर एच इज टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, एच के साथ हमने ब्रैकेट में टी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये एच जो है हैमिल्टोनियन ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, corresponding to the total energy of the system. Okay, so we want to examine here how quantum state evolve with time. तो जो क्वांटम स्टेट है साई ऑफ टी, ये टाइम के लिहाज से कैसे इवॉल्व करेगी, मींस मूव करेगी या ग्रो करेगी, तो वो हमने बेसिकली एग्जामिन करना है। That is, consider the initial state psi of t of I, कि कोई भी एक स्टेट है जिसका टाइम जो है वो हमने टी आई ले लिया, कोई भी इनिशियल टाइम, इनिशियल स्टेट होगी हमारी ये, where ti is the instant of initial observation. How does one find the state psi of t? तो psi of t एक और नई स्टेट है, एक डिफरेंट स्टेट है at any time later. तो बाद में, कुछ देर बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, लेट्स से टी जो टाइम था वो पास आउट हो गया, तो सिस्टम स्टार्ट हुआ टी आई से और सिस्टम एंड हुआ टी पे, राइट? तो ये उन दोनों के लिए डिफरेंट स्टेट्स होंगी। सो द टू स्टेट्स कैन बी रिलेटेड बाय मींस ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। तो अब हम इन दोनों स्टेट्स को एक लीनियर ऑपरेटर के जरिए कनेक्ट करेंगे, such that, so this is how we write these two states in a correlation with the linear operator, कि
जो हमने कहा था साई ऑफ टी जो स्टेट है, साई ऑफ टी मीन्स वो स्टेट जो कुछ टाइम गुजरने के बाद हमने डिफाइन की, वो इक्वल होती है u ऑफ टी आई, मीन्स u एक यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के नाम से अब हम इसको आप कह लें डिजाइन करेंगे, क्लेम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो u इज द टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, और ये टाइम डिपेंड करता है, ये ऑपरेटर किसका फंक्शन है, ये t का और ti का, तो ये इन दोनों का एक फंक्शन है। अब ये ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर है इसके ऊपर कैप है, टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर है ये ऑपरेटर अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है साई ऑफ टी आई में। साई ऑफ टी आई क्या था हमारे पास, ये इनिशियल स्टेट थी जहां से टाइम शुरू हुआ, ओके, और कुछ देर बाद हम इस स्टेट पे पहुंचते थे विच वाज साई ऑफ टी। तो यहां से जाहिर होता है कि टी जो है वो ग्रेटर होगा टी आई से, क्योंकि टी आई इनिशियल टाइम था और कुछ वक्त गुजरने के बाद जो टी है वो आपका टाइम है। So where u of ti is known as the time evolution operator or the propagator, और ये propagator भी कहलाता है, मीन्स जो कि सिस्टम को propagate या टाइम को propagate करता है, and is defined as u of ti is equal to e to the power minus iota into t minus t iota into h slash h cut, ये h हैमिल्टोनियन है पहले, डिवाइडेड बाय h कट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, e टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा t इंटू टी माइनस, ये जो है ये टाइम फैक्टर है बेसिकली, e टू द पावर माइनस आयोटा टी h ओवर h कट होता है। लेकिन यह हमारे पास जो टाइम है, जो टोटल टाइम जो होगा जो इस प्रोसेस में यूज होगा, वो फाइनल टाइम मींस जो t था माइनस इनिशियल टाइम जो कि टी आई था। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास जो इन बिटवीन जो टाइम है उसकी वैल्यू आएगी, और ये जो ऑपरेटर है ये उस टाइम में जो स्टेट है उसको प्रोपिगेट करता है साई को, यानी कि सो एज u ऑफ टी आई इज यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर फॉर विच u ऑफ टी आई, ये हमारा ये ऑपरेटर है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, एंड u डैगर टी आई। अब ये जो डैगर है, या आप इसको एक्चुअली ये डैगर है, आप इसको कई नाम दे सकते हैं, बट टेक्निकली इट्स डैगर यूज किया जाता है क्वांटम में, यानी कि इनवर्स के लिए, उसके उलट के लिए, उसके वो कहते हैं अपोजिट के लिए। तो ये u ऑफ टी एक ऑपरेटर है और ये u डैगर ऑफ टी आई ये उसका एक इनवर्स ऑपरेटर है, उसका अपोजिट ऑपरेटर है। तो ये जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आएगा आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि जब ये u और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑफ कोर्स आंसर आता है 1 आइडेंटिटी, ओके, प्लस y माइनस y 0, I mean it's not 0 but आइडेंटिटी मीन कि आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा, यूनिटरी ऑपरेटर किस में बन जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर में। या आप देखें आई के ऊपर ये कैप यूज हुई है। सो दस वन कैन आल्सो राइट एज साई ऑफ टी आई इज इक्वल टू साई डैगर टी ऑफ टी आई इंटू साई ऑफ टी। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये इक्वेशन इनवर्स है। कैसे कि यहाँ जो है ये इनिशियल टाइम है और ये जो डैगर है ये ऑपरेट हो रहा है उस स्टेट पर जो कुछ टाइम के बाद जनरेट होती है स्टेट साई, ठीक है। तो ये बेसिकली इनवर्स ऑपरेटर है यूनिटरी टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का। तो अगर ये इनवर्स है, उसका उलट है, उसका अपोजिट है, तो इसका मतलब है कि अगर ये u टाइम प्रोपिगेट करता है या प्रोड्यूस करता है, आसान लफ्जों में आप ये कहें कि अगर u टाइम पैदा करता है तो u ऑफ डैगर जो है ये टाइम
क्या करता है, वापस ले लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है। आप सादा अल्फाज में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इस तरह से हम नहीं कह सकते। तो मैं इसे समझाने के लिए डिफरेंट मीनिंग्स यूज कर रहा हूँ। सो यू डैगर एक्चुअली टेक्स द टाइम फ्रॉम द स्टेट। तो जब साई ऑफ टी, जो कि कुछ टाइम के बाद जो स्टेट आती थी, उसके ऊपर आप वो ऑपरेटर अप्लाई करें जो कि उससे टाइम ले ले, तो ऑफ कोर्स वो सिस्टम कहाँ चला जाएगा, वो सिस्टम वहां चला जाएगा जहां से वो शुरू हुआ था, यानी कि टी आई से। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये ऐसा ऑपरेटर है यू डैगर जो कि टाइम लेता है या रिवर्स करता है। तो ये जब ऐसी स्टेट पर ऑपरेट होगा जो टाइम पर डिपेंड करती है, तो ऑफ कोर्स उसका टाइम खत्म होकर वो इनिशियल स्टेज पे चली जाएगी। सो इन टाइम इंडिपेंडेंट केस वी यूज द श्रोडिंगर पिक्चर which psi depends on time while h does not depend on time। और टाइम डिपेंडेंट केस में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन पिक्चर psi एंड h which depends on time। आई होप कि आपको ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का प्रोसेस कुछ समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नोन एज द टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इसी नाम से ये चैप्टर है और अब हम उस टॉपिक को स्पेसिफिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important approximation theory because almost all the systems are time dependent। One of the best example is the process of absorption and emission। ये जो absorption और emission की बात हम बार बार कर रहे हैं, इसको भाई हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। सो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल वो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि वो होती है absorption और emission of radiation by atoms or molecules। So in this theory, we consider those phenomena that are described by Hamiltonian, which can be split into two parts। तो अब हम इसमें ऐसा हैमिल्टोनियन लेंगे जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होगा। कौन से दो हिस्से? फर्स्ट वो होगा जी टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट H नॉट, यानी कि ऐसा हैमिल्टोनियन जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसको फ्री हैमिल्टोनियन भी कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो है उस हैमिल्टोनियन का वो होता है टाइम डिपेंडेंट पार्ट, यानी कि वो हैमिल्टोनियन जो टाइम पर डिपेंड करें, और यहाँ हम उसको v ऑफ t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई मीन आप कहेंगे कि आप h ऑफ t से रिप्रेजेंट कर दें, ऑफ कोर्स इट विल बी बेटर, बट v ऑफ t विल हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग। सो हियर v ऑफ t becomes as the time dependent part or the interacting Hamiltonian part। ओके, तो ये जो स्प्लिट कर रहे हैं हम इसको हैमिल्टोनियन को, तो वो बेसिकली है एक टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट H नॉट और एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट V ऑफ t। और वो कह रहे हैं कि V ऑफ t जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू H नॉट, बट लेट्स सी। सो अब यहाँ हम जो टोटल हैमिल्टोनियन ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ हमने क्यों नहीं लिया H ऑफ t, वो इसलिए कि अब हम H ऑफ t को कहेंगे टोटल हैमिल्टोनियन विच इज इक्वल टू H नॉट, यानी कि अनपर्टर्ब्ड और टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन प्लस V ऑफ t मींस टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। ये इक्वेशन आपको इजीली समझ आ जाएगी अगर आपने चैप्टर 2 में परटर्ब्ड और अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ा है तो। सो H ऑफ t विल बी ओवर टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट दोनों पार्ट एड अप हुए हुए होंगे। ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं कंसीडर करें कोई ऐसा सिस्टम which when unperturbed is described by a time independent Hamiltonian H naught whose exact solutions the eigenvalue En and eigenstates psi n are known। तो हमें पता है कि जब हम एक इनिशियल सिस्टम लेते हैं, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम लेते हैं, तो उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स हमें पता होती हैं। चैप्टर 2 में हमने ये कई बार डिस्कस किया इस चीज को। सो H नॉट द unperturbed Hamiltonian as well as time independent Hamiltonian
जब वो ऑपरेट करता है साई एन पे, साई एन कोई ऐसी स्टेट है जो कि अनपर्टर्ब्ड है, तो आंसर आता है आपके पास ई एन साई एन। ये अगेन सिंपल श्रोडिंगर इक्वेशन है, आप इसको अनपर्टर्ब्ड श्रोडिंगर इक्वेशन भी कह सकते हैं, या आप कंप्लीट बोलें तो इसको आप कहेंगे अनपर्टर्ब्ड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, कि ये अनपर्टर्ब्ड भी है और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम भी है। Moreover, the most general state vectors are given by stationary states. ये जो है, अब हम एक स्टेट वेक्टर की बात करने जा रहे हैं। मींस आप एक नई स्टेट लेंगे साई एन, जो कि टाइम पर डिपेंड करेगी, with that will be equal to e to the power minus iota t h naught over h cut, मीन्स वो फेज वेक्टर, वो यूनिटरी ऑपरेटर वाला फैक्टर, लेट मी शो यू अगेन दिस फैक्टर, ये यूनिटरी ऑपरेटर ही है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है जी। ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इक्वल होता है e टू द पावर माइनस आयोटा, इस सारे को हम बोलेंगे t, सो e टू द पावर माइनस आयोटा t h हैमिल्टोनियन डिवाइड बाय h कट। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, e टू द पावर माइनस आयोटा टी एच नॉट ओवर एच कट, ठीक हो गया। और साई ऑफ एन, ये हमारी वो स्टेट है अनपर्टर्ब्ड स्टेट। तो अब ये जो है फेज फैक्टर, इसको हम फेज फैक्टर भी कहते हैं, या आप इसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू भी कह सकते हैं। जब ये वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू इस स्टेट पर अप्लाई होगी, तो क्योंकि ये टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू है, तो ये इस स्टेट पर जब अप्लाई होगी तो इस स्टेट को कन्वर्ट कर देगी एक ऐसी स्टेट में जो कि टाइम पर डिपेंड करती है। सो दिस साई ऑफ एन बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसको फेज फैक्टर भी कह सकते हैं, या आप इसको आप कह सकते हैं टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की वैल्यू। अब ये जो है ये इक्वल होती है अगेन इस इक्वेशन के, और इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में फर्क क्या है, यहां पर लिखा हुआ है एच नॉट और यहां लिखा हुआ है ई एन। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, व्हेन एच नॉट इज ऑपरेटिंग ऑन साई एन, तो जब ये एच नॉट साई एन पर ऑपरेट होगा, तो एच नॉट साई एन पर ऑपरेट होके क्या आंसर देता है, ई एन साई एन। तो ये बेसिकली ई एन साई एन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। सो दिस कैपिटल साई ऑफ t मीन्स एज अ टाइम एवोल्यूशन फंक्शन, वो इक्वल होगा इस एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस आयोटा t e n ओवर h कट इनटू साई ऑफ n। तो हम अपने आज के लेक्चर का यहीं ख़त्म करते हैं। कल जो है हम फिर ये जो हमने टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन जो फैक्टर है v ऑफ t जो लिया है, इसकी फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 2। कल हम डिस्कस कर रहे थे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, और कल हमने उसका जो एक टाइम डिपेंडेंट आइगन स्टेट या वेव फंक्शन था वो डिफाइन किया था, जिसमें ये जो फैक्टर है ये डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर विच वाज फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट को कहते हैं कि इन द टाइम इंटरवल वी सब्जेक्ट, टाइम इंटरवल मीन के टी आई और टी एफ आप कह सकते हैं कोई फाइनल टाइम, तो इसके दरमियान जो टाइम इंटरवल है, वी सब्जेक्ट द सिस्टम टू एन एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन। तो उस कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में वो जो सिस्टम है उसको हम कोई भी डिस्टरबेंस उसमें क्रिएट की जा सकती है। दैट इज स्मॉल कंपेयर टू एच नॉट। एच नॉट क्या था हमारे पास, ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन था,
ये हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ था, टाइम इंडिपेंडेंट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। और Vt जो है ये हमने डिफाइन किया था एज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन या परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो अब जो V ऑफ t है इसको हम फर्दर डिफाइन करेंगे। अब V ऑफ t को थोड़े ध्यान से सुनना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहते हैं फर्ज कर लें ये आपके पास V ऑफ t है, वो इक्वल होगा V ऑफ t के, यानी कि परटर्बेशन या जो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है V ऑफ t मीन कि वो होती है जब आपका जो टाइम है वो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन टा हो। ओके, टा बेसिकली वो टाइम इंटरवल है। इन द टाइम इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल है ना, इंटरवल मीन इनिशियल और फाइनल टाइम के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम टाइम इंटरवल कहते हैं। अब ये जो है मीन्स परटर्बेशन होगी जब टाइम शुरू हुआ, मीन्स टी आई यानी कि 0 से बड़ा या बराबर, या जो फाइनल टाइम है उससे कम और उसके बराबर। तो उस दौरान फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल आपकी जो परटर्बेशन है वो होगी, और परटर्बेशन की वैल्यू 0 होगी जब टाइम शुरू नहीं हुआ था, मींस टाइम लेस देन 0, मींस टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स परटर्बेशन नहीं है। लेकिन जब वो टाइम इंटरवल गुजर गया, ठीक है, यानी कि फाइनल टाइम जो टा था हमारा, जब हम वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद भी जो है जो टाइम गुजरता जाएगा उसमें जो है वो परटर्बेशन वो 0 होगी, यानी कि परटर्बेशन एग्जिस्ट करेगी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है ना। आप फाइनल स्टेज से फॉर एग्जांपल जैसे एक रनिंग गेम होती है तो वो कोई भी सिंबल देते हैं, निशानी देते हैं, साउंड देते हैं, या नॉर्मली जो है वो फायर देते हैं, फायर, तो लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं रेस में, राइट। तो जब वो भागना शुरू करते हैं वो है आपका टाइम स्टार्ट हो गया, इनिशियल टाइम मींस 0 से ग्रेटर है वो टाइम। अब वो भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, तो जैसे ही वो फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, अपनी बाउंड्री पे पहुंचते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो वो वहां जैसे ही वो पहुंच जाते हैं तो आपकी वो जो रनिंग जो टाइम है वो खत्म हो जाता है। अब जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस किया है उसके बाद भी टाइम तो चल रहा होता है ना, लेकिन वो टाइम जो है वो कंपटीशन टाइम, वो रनिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये है वो टाइम कि टाइम जब टॉ ग्रेटर देन टी होगा तब जो है सिस्टम में परटर्बेशन नहीं है। ठीक है, टाइम तो चल रहा होगा बट सिस्टम विल नॉट बी परटर्ब्ड, सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, मींस रेस नहीं हो रही होगी। जब आप फाइनल पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं, कोई एक भी क्रॉस कर जाता है, मींस द गेम इज ओवर, बट टाइम तो चल रहा है, टाइम इज टाइम। तो ये जो हमारी जो रेस का इंटरवल है वो रनिंग टाइम है, उससे पहले और उसके बाद फाइनल पॉइंट क्रॉस करने के बाद जो टाइम होगा वो रनिंग टाइम नहीं कंसीडर होता। तो इसी तरह क्वांटम सिस्टम में भी जो परटर्बेशन है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान होगी। सो हियर टा इज द टाइम फॉर विच द सिस्टम वाज परटर्ब्ड। तो टा जो है, ये टा वो टाइम होगा जिसमें सिस्टम परटर्ब्ड होगा। हाउएवर बिफोर, इनके पहले, एंड आफ्टर यानी कि बाद में, दिस टाइम टॉ यानी कि इस टाइम टॉ से पहले या बाद में सिस्टम जो है, सिस्टम वाज अनपर्टर्ब्ड, वो जो सिस्टम है वो अनपर्टर्ब्ड होगा। ठीक है, क्वांटम में हम कहेंगे कि सिस्टम उस इंटरवल से पहले और उस इंटरवल के बाद सिस्टम अनपर्टर्ब्ड है, और सिस्टम परटर्ब्ड सिर्फ तब होगा जब V ऑफ t एग्जिस्ट करेगा।
Does v of t exist only in the duration of transition? अब यहाँ ट्रांजिशन का नाम दिया गया है, आप इसको ले सकते हैं, आपके पास फर्ज कर लें दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये शायद डायग्राम आगे होगी, लेट मी शो यू, ये शुरू में बना लेनी चाहिए। ये है, अब ये आपके पास दो एनर्जी लेवल्स हैं EI से EF। अब एक इलेक्ट्रॉन है EI लेवल में, फर्स्ट एनर्जी लेवल में या इनिशियल एनर्जी लेवल में, वो जब यहाँ से ट्रांजिशन करना शुरू होगा तो पर्टर्बेशन स्टार्ट होगी सिस्टम में, और जैसे ही वो EF लेवल में पहुंच जाएगा तो पर्टर्बेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में हो या इस एनर्जी लेवल में हो तो वो अनपर्टर्ब्ड स्टेट में होगा पूरा सिस्टम, यानी कि, लेकिन सिस्टम डिस्टर्ब सिर्फ तब होगा ड्यूरिंग द टाइम इन विच इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांजिशन फ्रॉम EI टू EF। तो उस दौरान जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, जस्ट वो आपके ट्रांजिशन या पर्टर्बेशन टाइम होगा, तो उससे पहले और उसके बाद में पर्टर्बेशन नहीं होगी। ठीक हो गया? तो ये ट्रांजिशन की एग्जांपल से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, सो नाउ द फुल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज H of t, मीन्स हैमिल्टोनियन और परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन आप कह सकते हैं, जो कि टाइम पर डिपेंड करता है, वो इक्वल होगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन प्लस टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। एंड द करस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन इज E of psi of t is equal to H of t psi of t। अब यहां हमारे पास हैमिल्टोनियन भी टाइम डिपेंडेंट हो गया और वेव फंक्शन भी टाइम डिपेंडेंट हो गया। So iota h d over dt psi of t and ht is equal to h naught plus v of t psi of t। तो ये हमारे पास एक फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई, जिसको हम टाइम डिपेंडेंट परटर्ब्ड श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम देंगे। अब कहते हैं where v of t gives the interaction of the system with external source of perturbation। When the system interacts with V of t, it's either absorb or emit energy। तो जब भी ट्रांजिशन होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी लेवल में है तो उसने हाई एनर्जी लेवल में जाना है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ही वो हाई एनर्जी में जाएगा, या अगर हाई एनर्जी से लो में आता है तो एनर्जी इमिट करके ही वो नीचे लोअर एनर्जी में आता है स्टेट में। तो वो कह रहे हैं व्हेन द सिस्टम इंटरैक्ट्स, यानी कि जब भी सिस्टम इंटरैक्ट करेगा, मींस टाइम डिपेंडेंट उसमें पर्टर्बेशन आएगी, इट आइदर एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी। तो वो उस सिस्टम में या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या इमिट हो रही होगी। दिस प्रोसेस causes the system to undergo transition from one unperturbed eigenstate psi of ti to another eigenstate psi of tf। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये दो ट्रांजिशंस के दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, सिर्फ पर्टर्बेशन उस दौरान होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी में बैठा था, ये मींस psi of ti था, तो उस टाइम वो अनपर्टर्ब्ड था, और जब वो ट्रांजिशन करके फाइनल स्टेट अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चला गया, तो psi of tf वहां जाकर जैसे ही वो पहुंचा तो अगेन सिस्टम जो है वो अनपर्टर्ब्ड हो जाएगा। तो सिस्टम पर्टर्ब्ड सिर्फ रहेगा जब वो दो स्टेट्स के दरमियान ट्रेवल कर रहा होगा। सो हियर वी विल वर्क इन द इंटरेक्शन पिक्चर, और यहां हम इंटरेक्शन पिक्चर को यूज करते हुए इस सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So we are dealing with the time dependent potentials and it is more convenient to solve Schrodinger equation in the interaction picture। So equation 1.2 becomes
इन इंटरेक्शन पिक्चर एज। तो अब इंटरेक्शन पिक्चर में ये जो हमारी इक्वेशन थी श्रोडिंगर इक्वेशन 1.2 वाली, आई मीन बुक में ऑफ कोर्स ये आपके पास होगी 3.2। सो इट्स बिकम्स iota h cut d over dt psi of t of I vi of t and psi t of I। अब इसमें क्या फर्क है? अब क्योंकि जो इंटरेक्शन पिक्चर है उसमें हैमिल्टोनियन भी टाइम डिपेंडेंट होता है और जो स्टेट है वो भी टाइम डिपेंडेंट होती है, तो इसलिए ये iota h का d over dt तो एज इट इज आ गया। अब जो psi of t था, ये psi of t हमने ऐसे ही लिख दिया, बट उसके बाहर बेस में हमने एक कैपिटल I लिख दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि ये जो क्वांटम स्टेट है इसको बेसिकली हम इंटरेक्शन पिक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ जब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं तो h नॉट जो है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम इस हैमिल्टोनियन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम इंटरेक्शन पिक्चर में सिर्फ वो हैमिल्टोनियन लेते हैं जो कि टाइम पर डिपेंड करे। तो इसलिए सिर्फ v ऑफ t जो है वो हम लिख देंगे v ऑफ t, और अगेन उसकी v की बेस में हमने कैपिटल I लिख दिया है कि हम इंटरेक्शन पिक्चर ले रहे हैं, हम इसलिए v ऑफ t ही सिर्फ लेंगे और h नॉट जो है वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा क्योंकि वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक हो गया। अगेन psi ऑफ t ऑफ I ये एज इट इज आ जाएगा, अगेन इंटरेक्शन पिक्चर की वजह से। वेयर अब हम इस स्टेट को डिफाइन करेंगे, psi ऑफ t ऑफ I is equal to e to the power iota h naught t over h cut into psi of t। तो इंटरेक्शन पिक्चर का जो टाइम है वो बेसिकली जनरेट होता है फ्रॉम दिस एक्सपोनेंशियल वेक्टर एंड दिस स्टेट, और v of I of t जो है मीन्स ये पोटेंशियल, that will be equal to e to the power iota h naught t h v of t into e to the power minus iota h naught t over h cut। अब ये जो इक्वेशन है दिस लुक्स क्वाइट डिफरेंट और डिफिकल्ट यू कैन से, लेकिन इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि इंटरेक्शन पिक्चर का जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा e टू द पावर प्लस, यहाँ बेसिकली मैं नेक्स्ट एडिशन में यहाँ प्लस लिख दूंगा, प्लस आयोटा h नॉट t ओवर h कट। तो ये आपके पास एक प्लस फैक्टर वाली टर्म है और ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल की सेम टर्म है बट विद नेगेटिव साइन। तो अगर मैं इस नेगेटिव साइन और इस पॉजिटिव साइन की जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल इसको कैंसिल कर दूं तो vi ऑफ t इक्वल हो जाएगा v ऑफ t के। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास अब ये हमारी फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये हमारा वेव फंक्शन है और ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी कैलकुलेशन जो है psi ऑफ ti की और vi ऑफ t की, ये हम नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम and if you have any question just comment below. Thank you. Welcome everyone, welcome to quantum mechanics 2 टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस कर रहे थे हम, और हमने लास्ट लेक्चर में जो ड्यू टू द इंटरेक्शन पिक्चर जो क्वांटम स्टेट थी वो डिफाइन की थी एज इक्वेशन 1.4 एंड ड्यू टू इंटरेक्शन पिक्चर जो टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है v वो डिफाइन किया था एज इक्वेशन 1.5। तो आज हम इन दोनों को डिटेल इनकी कैलकुलेशन करेंगे। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ psi of t of I द टाइम एवोल्यूशन इक्वेशन इज गिवन बाय यूनिटरी ऑपरेटर। ये हमने स्टार्ट में ये इक्वेशन पढ़ी थी इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, psi of t u of t of ti and u of ti, कि ये टाइम ऑपरेटर या टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर जब एक ऐसी स्टेट पर अप्लाई होता है जहां टाइम इनिशियली स्टार्ट हो रहा हो तो ये उस स्टेट को कन्वर्ट कर देता है ऐसी स्टेट में जो टाइम डिपेंडेंट हो।
Well, putting the value of psi of t from equation 1.6 in equation 1.4 means here ये जो psi of t है इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बाद यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया वही, और ये psi of t की वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक हो गया, तो ये आपने ये वैल्यू हमने यहाँ एज इट इज लिख दी है। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट वो कर रहे हैं कि u ऑफ ti, ये जो u है बेसिकली टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए वो बता रहे हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन 1.4 द सिमिलर इक्वेशन, वहाँ राइट साइड पर जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर लिखा हुआ था उसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर हो जाएगा, 1 ओवर को अपसाइड डाउन करेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल माइनस के साथ आ जाएगा, तो ये आ गया। वो कहते हैं लेट सपोज दैट द t एंड ti आर इक्वल, अगर इनिशियल टाइम ही आपके एक्चुअल टाइम के बराबर हो तो अबव इक्वेशन जो है उसमें जहाँ जहाँ t लिखा हुआ था 1, 2 और 3 जगहों पर, वहाँ हम t की बजाय ti लिख देंगे, तो ये psi ऑफ ti इज इक्वल टू ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया और ये ti, और ये जो इंटरेक्शन पिक्चर वाली स्टेट थी ये इंटरेक्शन पिक्चर वाली स्टेट ti के साथ आ गई। अब हम कहते हैं कि इस वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन 1.7 में, तो जैसे ही आप इसको यहाँ 1.7 में पुट करेंगे सो यू विल गेट psi of ti is equal to exponential factor and then psi of tti and again exponential factor but with the negative sign and psi of ti। अब ये जो कंप्लीट है इसको हमने इक्वल लिख दिया psi I of ti मीन्स इंटरेक्शन पिक्चर का जो है ये आप कह लें कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इन इंटरेक्शन पिक्चर, वो इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक हो गया, सो ये यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज दिस फैक्टर इज इक्वल टू दिस, सो वी जस्ट पुट दिस वैल्यू बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1.3 वी गेट। अब इसको 1.3 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी। अब ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इसकी जो टर्म है psi ऑफ ti एज इंटरेक्शन पिक्चर, वो दोनों साइड्स पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसकी रीज़न ये है कि ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट कैसे है, वो ऐसे है कि ये जो ti है ये इनिशियल टाइम है, लेट्स से जैसे हम कहते हैं कि टाइम स्टार्ट हो रहा है लेट्स से 0 है, ओके, तो ये कोई ना कोई फिक्स टाइम होगा जिस पर कोई भी सिस्टम में परटर्बेशन स्टार्ट हुई। ठीक हो गया, इनिशियल टाइम, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ऑफ कोर्स, तो वो कांस्टेंट होगी। अब वो क्योंकि इक्वेशन की दोनों साइड्स पर लिखा हुआ है तो हम कांस्टेंट फैक्टर है तो हम इसको दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, सो वी विल गेट आयोटा एच का डी ओवर डी टी u ऑफ i ऑफ ti इज इक्वल टू vi एंड ui। अब ये जो है ये हमारे पास एक रिड्यूस्ड श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई आप कह सकते हैं। अब इसमें जो dt डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे उसको दूसरे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन एंड टेकिंग t प्राइम एज द चेंजिंग टाइम फ्रॉम ti टू t, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। ti टू t हमारा टाइम होगा, इंटीग्रेशन की बाउंड्री कंडीशन होगी, लिमिट होगी, कुछ भी कह सकते हैं आप। सो अब जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पर आयोटा से और फिर नेगेटिव से और डिवाइड कर दें एच कट से, तो ये जो इक्वेशन इंटीग्रेशन वाली वो रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन जब अप्लाई करेंगे तो इस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो इंटीग्रेशन की सोल्यूशन आएगा वो ये होगा, राइट साइड पर हम एज इट इज रहने देंगे एंड अगेन दिस -1 विल बी sent to the right side and you will get the unitary
टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर इन द इंटरेक्शन पिक्चर एज TTI, और ये उसकी इक्वेशन आ गई आपके पास। तो हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व किया है कॉन्टिन्यूसली, राइट साइड विल ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। So the time dependent perturbation theory provides approximate solution to this integral equation. We assume that vi of t prime is small, so process of equation 1.8 repetitive. So the first order approximation is obtained by putting the value of ui is equal to 1 and u of I is equal to this t prime, and here we have only t. तो इन दोनों में एक डिफरेंस है, हमने अभी प्रीवियसली स्लाइड में क्लियर किया था इस चीज को। तो ये जो है ओके, सो अब हम जो है इसको बेसिकली एक सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट ऑर्डर है आप कह लें यू आई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टी ऑफ टी आई इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा ओवर एच कट टी आई टू टी वी ऑफ आई टी प्राइम इंटू डी टी प्राइम। अब ये है इसका, यानी कि और उनका कि हम इसको रेपिटेटिव फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। तो ये है उसके फर्स्ट ऑर्डर, और उसके बाद जब हम उसका सेकंड ऑर्डर लिखेंगे द सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग u ऑफ i इज इक्वल टू यू आई ऑफ सेकंड ऑर्डर t ऑफ ti एंड u ऑफ i t prime is equal to u I of 1th order of u of t। तो ये जो है इक्वेशन 1.8, ये जो इक्वेशन है आप ये सारी चीजें इसी से ही रिड्यूस होंगी। अब इसका जो सेकंड ऑर्डर है वो इस तरह से होगा 1 माइनस, ठीक है, ये पहले भी ऐसे था 1 माइनस, ये फर्स्ट ऑर्डर था। अब सेकंड ऑर्डर में टी आई टू टी वी आई टी प्राइम डी प्राइम ये एज इट इज आ गया, मीन्स के ये सारा ये फर्स्ट ऑर्डर ही है, प्लस अब सेकंड ऑर्डर के लिए माइनस आयोटा एच कट माइनस आयोटा ओवर एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आई टी वन, अब ये टाइम टी वन हो गया, एंड टी टू जो सेकंड ऑर्डर के लिए टाइम है वो टी टू हो गया। इसी तरह से हम इसी रेपिटेशन को ऑर्डर को हम इस तरतीब को u3 और सो ऑन टू un के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो रिड्यूस्ड इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी फ्रॉम t2 एंड देन वी हैव इन द थर्ड ऑर्डर वी हैव दिस, आई मीन थर्ड ऑर्डर होगा तो हम जस्ट ये वाले पार्ट लिखेंगे, और यहाँ माइनस आयोटा एच ओवर एच कट की पावर में यहाँ 3 होगा, लेकिन हमने इसको सेकंड ऑर्डर तक लिख के सो ऑन टू ये nth ऑर्डर लिखा हुआ है बेसिकली हमने। और टाइम जो है वो देखें कि वो चेंज हो रहा है फ्रॉम t एंड देन t1 एंड देन t1 टू t2 एंड सो ऑन टू tn-1। तो जो भी ऑर्डर होता है आपका, यहाँ t2 ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो लिमिट है ti टू t1 तक जाएगी प्रीवियस, यानी कि टाइम एक स्टेप पीछे। तो ये nth ऑर्डर था, तो हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो ti से tn-1 तक जाएगी, मींस एक नंबर पीछे। तो ये जो सीरीज है, although it looks a little lengthy equation, this series is known as the Dyson series। ये बहुत एक well known series है। allows for the calculation of the state vector up to desired order in the perturbation by applying this operator। By using this we can calculate the transition probability. It can be obtained by taking the matrix element of this equation between the eigenstate of H naught, where we have T1 greater than T2 greater than so on to Tn. So we can say that it is a time order equation। तो ये थी हमारे पास टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की जो फाइनल इक्वेशन है, या आप कह लें डायसन सीरीज की फॉर्म में, लेकिन जो इसकी एक्चुअल रिड्यूस इक्वेशन है वो ये है। अब इससे हम फर्दर जो यहाँ उन्होंने बात की कि इससे बेसिकली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कि जो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो कितने % चांसेस होंगे कि वो ट्रांजिशन करेगा या नहीं करेगा।
तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से। और उसकी एक और रिड्यूस्ड फॉर्म है जो कि इतनी लेंथी इक्वेशन से रिड्यूस करके